हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 7 ख़त्म किया था और कल जो है हमने पढ़ा था कि कैसे जो है मानवीय जो पर्यावरण है वो कैसा है। और आज हम देखते हैं मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ठीक है, कि मानव और पर्यावरण के बीच में कैसी क्रिया चलती है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय। हम लोग मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम अभी तक पिछली क्लासेस में अपने देखें कि पृथ्वी पर बहुत अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जिसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ना बहुत अलग अलग प्रकार की जलवायु है, एक प्रकार की जलवायु नहीं है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के किसी और तरफ पहुंचते हैं वहाँ की जलवायु जो है बदल जाती है, वहाँ की जलवायु भिन्न हो जाती है। जैसे हम निम्न अक्षांशों पर हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा के निकट, तो यहाँ की जलवायु कुछ और है। और जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं उच्च अक्षांशों की ओर, तो वहाँ की जलवायु कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ना बहुत सारी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, कई सारी जलवायु पाई जाती हैं। और उन सभी जलवायु में जो मानव की क्रियाविधि है, ठीक है, इन सभी जलवायु में जो मानव रहते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनका रहन सहन अलग अलग होता है। ठीक है, उनका रहन सहन अलग अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रह रहा है तो वो अलग तरीके से कपड़े पहनेगा, अलग तरीके से वो रहेगा, उसका खाना पीना थोड़ा अलग होगा। लेकिन वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर गर्म प्रदेशों में रह रहा है, जो प्रदेश थोड़ा गर्म है, तो वहाँ पर उसका रहन सहन अलग होगा, उसका खान पान अलग होगा। लेकिन 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 विश्व में ना जितने भी लोग हैं, विश्व में जितने भी मानव हैं, जो भी मानव है, उनकी ना कुछ मूल ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, कुछ मूल ज़रूरतें होती हैं, जैसे कपड़ा, मकान, ठीक है, खाना। ठीक, अब चाहे व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रहे या गर्म प्रदेश में, उसको कपड़ा तो चाहिए ही। ठीक है, हो सकता है ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति गर्म कपड़े पहनते हो, लेकिन गर्म प्रदेश में रहने वाला ठंडे कपड़े पहनते हो, पतले कपड़े पहनते हो। ठीक है, मकान तो चाहिए ही। हो सकता है गर्म प्रदेश में रहने वाले के मकान थोड़ा भिन्न हो, ठंडे प्रदेशों में रहने वालों का मकान थोड़ा भिन्न हो। खाना भी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पृथ्वी पर ना बहुत कई प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और उस जलवायु में मनुष्य रहते हैं। ठीक है, हो सकता है उनका खान पान रहन सहन एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, हो सकता है उनका खान पान रहन सहन एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन उनको कुछ जो मूल ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो हर प्रकार के जलवायु में चाहिए ही चाहिए होती है। तो आओ आज हम कुछ जलवायु के बारे में देखेंगे और वहाँ पर कैसा जीवन है, वहाँ की कैसी जलवायु है, उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक,
अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे, अमेजन बेसिन में कहाँ पर है, ठीक है। देखो ये कहाँ पर है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर मनुष्यों का रहन सहन कैसा है, और यहाँ का विकास कैसा है, ठीक है। देखो हम ना बहुत ही अभी तक मैं आपको बता रहा था कि आप ऐसे पढ़ो, लेकिन ना अब देखो आप कैसे पढ़ना है। आपको कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसको शुरू नहीं कर देना है तुरंत, उसको पहले देखना है कि जैसे अमेजन बेसिन में जीवन है, तो अमेजन बेसिन सबसे पहले है कहाँ पर, ये हमको जानना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जलवायु कैसी है ये जानना है। जब जलवायु हम जानेंगे तो पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं ये हम ऑलरेडी जान जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं और मनुष्यों का रहन सहन कैसा है, ठीक है, रहन सहन, और वहाँ पर विकास की कितनी प्रक्रिया हुई है, विकास कितना हुआ है, ठीक है। हम इन एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अपने पहले पे आते हैं कि अमेजन बेसिन है कहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये ना हमारा साउथ अमेरिका है, कौन सा, साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका। अगर मैप में आप देखेंगे तो इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका आपको मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा और उसके जस्ट नीचे आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यह हमारा है दक्षिणी अमेरिका। और अमेजन बेसिन, देखो अमेजन बेसिन ना, ये मान लो अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। और हमने क्या पढ़ा था, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री पे, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से 10 अंश उत्तर, ठीक है, और 10 अंश दक्षिण, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ठीक है, 10 अंश उत्तर। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को हम कौन सा कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसको हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा साउथ अमेरिका है, तो ना ये जो है हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक, और ये 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ है, ठीक। तो हम वही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो हमारा अमेजन बेसिन जो है ना, यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, समझ रहे हैं। हमारा अमेजन बेसिन कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मध्य में स्थित है। तो कहाँ पर है, आप अब इसको बता लोगे, हमारा अमेजन बेसिन यहीं पर है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ। अब देखो बेसिन क्या होता है ये पहले आप समझ लो। बेसिन होता क्या है, जब देखो किसी एक नदी में दूसरी नदी की जलधारा आकर जहाँ पर मिलती है, ठीक है, उसको हम मुहाना कहते हैं, नदी का मुहाना, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक नदी जा रही है, इस नदी में दूसरे नदी का जल आकर यहाँ पर मिलता है, तो जो जिस स्थान पे वो नदी मिलती है दूसरी नदी से,
उसी को हम मुहाना बोलते हैं। ठीक है, अब जब कई सारी नदियाँ एक नदी में आकर मिलती हैं, कई सारी नदियाँ मिलकर जब एक बड़ा तंत्र बना लेती हैं, अब ये एक तंत्र बना ली ना, तो उसी को हम बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो अमेजन नदी में ना कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, अमेजन नदी में कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं और यह जो है एक तंत्र बना लेता है जिसको अमेजन बेसिन कहते हैं। उन अमेजन बेसिन को लेकर और उन सभी नदियों को मिला करके हम क्या कहते हैं, वह अमेजन बेसिन है। ठीक है, और अमेजन बेसिन जो क्या है, अब देखो, सॉरी, अब देखिए आप दक्षिणी अमेरिका के ना पश्चिमी छोर पे अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी छोर के समानांतर एक पर्वत है जिसको एंडीज पर्वत कहते हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत कहते हैं और इन्हीं एंडीज पर्वतों से, ठीक है, इन्हीं पर्वतों से जो है अमेजन नदियाँ निकलती हैं। समझ रहे हैं ना आप, अमेजन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, एंडीज पर्वतों से। ठीक है, इसके पश्चिम में एक पर्वत है, अगर आपको नाम ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद कर लो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी है, उन्हीं पर्वत श्रेणियों से जो है अमेजन नदी मिलती है। आगे चलकर उसमें कई नदियाँ मिलती हैं, जिस स्थान पर नदी मिलती है उसको नदी का मुहाना कहते हैं और कई सारी नदियाँ मिलाकर एक बेसिन का निर्माण करती हैं जिसको अमेजन बेसिन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को आई समझ में। तो अमेजन बेसिन कहाँ पर है ये तो हम लोग जान गए ना कि भूमध्य रेखा पर स्थित है अमेजन नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा पे ही स्थित है ना, 0 डिग्री के 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो है भूमध्य रेखा देख लो, अमेजन यहाँ पर अमेजन बेसिन से होकर जा रही है और अमेजन बेसिन यही दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ठीक, तो कहाँ पर स्थित है अब तो ये हम जान गए। अब आओ यहाँ की हम जलवायु को देखते हैं, जलवायु कैसी है। ठीक, दूसरा अब हम अमेजन बेसिन की जलवायु को देखते हैं। तो देखिए आप जलवायु को जब देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा के मध्य में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार जरूर सर के ऊपर आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है। तो तापमान कैसा होगा, तापमान हाई होगा। ठीक है, तापमान यहाँ पर बहुत उच्च होगा और जो है तापमान के साथ यहाँ पर डेली वर्षा होती है, हर रोज वर्षा होती है, तो क्या होगा, आर्द्रता भी उच्च होगी। ठीक है, तो उच्च तापमान तथा नम जलवायु होती है, उच्च तापमान, ठीक है, और नम जलवायु। ठीक है ना, हम पिछली कक्षा में अपने पढ़े थे कि यहाँ पर तापमान काफ़ी उच्च होता है क्योंकि सूर्य जो है वर्ष में एक बार सर के ऊपर से यहाँ पर जरूर आता है। तो यहाँ का जो जलवायु होगा वहाँ का तापमान बहुत ही उच्च होता है और नम जलवायु होती है। नम जलवायु क्यों होती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर डेली होती है। ठीक है, अब वो डेली वर्षा क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना आप लोग जान लो कि यहाँ पर डेली वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है, तो इसी कारण यहाँ का तापमान उच्च होता है और नम जलवायु होती है। देखो यहाँ पर ना दिन रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, दिन रात का तापमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, दिन में तापमान अधिक होता है और आर्द्रता भी बहुत अधिक होती है, रात में तापमान थोड़ा सा कम होता है और आर्द्रता तो वैसे ही रहती है। ठीक है, तो दिन रात के तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इतना समझे आप। तो यहाँ की जलवायु कैसी है ये आपको समझ में आए कि नहीं आया। ठीक है, देखो अब जहाँ का तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर कैसा होगा, उच्च तापमान होगा और वर्षा डेली हो रही है, वर्षा हर रोज हो रही है, वर्ष भर होती है वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है और डेली होती है। ठीक है, डेली होती है, तो आर्द्रता भी काफ़ी उच्च होगी तो नम जलवायु पाई जाएगी। तो उच्च तापमान और नम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और इस उच्च तापमान और नम जलवायु जो है दिन रात बराबर होता है। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में तापमान अधिक है रात में कम हो गया, ठीक है, रात में थोड़ा सा कम होता है, बहुत माइनर, ठीक है, लेकिन नम जो है जलवायु रहती ही है। अब इतनी आर्द्रता की वजह से ना मनुष्य जो है हमेशा चिपचिपाहट रहता है, उसके ऊपर हमेशा पसीना पसीना हुआ रहता है, उसका पसीना सूख नहीं पाता। क्या हम ठीक है। अब आओ हम आगे पेड़ पौधे के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कि पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। अब देखो, हमने देखा कि विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या है कि बहुत ही अधिक जो है बहुत ही अधिक वर्षा पाई जा रही है, वर्षा डेली हो रही है। तो जब वर्षा डेली होगी तो यहाँ पर ना जब वर्षा होती है तो क्या है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में विभिन्नताएं काफ़ी होती हैं, कई प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में विभिन्नताएं इतनी अधिक होती हैं, इसी कारण यहाँ पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधे ना काफ़ी घने होते हैं, ठीक है। ये पेड़ पौधे काफ़ी घने होते हैं और काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इतने घने होते हैं कि ये ऊपर जाकर ना एक छतनुमा बना लेते हैं, एक छतनुमा बना लेते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंच ही नहीं पाता वहां पर, ठीक। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। अब क्या है, जब सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता तो धरती पे ना, पृथ्वी के अंदर मतलब धरती पर, धरातल पे ना छोटे छोटे काई वगैरह भी उग आते हैं। वहाँ पर काई, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो छाया प्रेमी होते हैं, ठीक है, छाया प्रेमी पौधे जो छाया में उग सकते हैं वही उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी पाए जाते हैं, काफ़ी घने घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन पेड़ पौधे में प्रमुख रूप से क्या है, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, ठीक है। और ये पेड़ पौधे हमेशा वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। ये तो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि जो है भूमध्य रेखीय जलवायु कैसी पाई जाती है, ठीक है। तो जब भूमध्य रेखा पे जो वन है वो कैसे पाए जाते हैं, जब अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा में ही है तो जितनी भूमध्य रेखा वन की विशेषता होगी वही सारी विशेषता अमेजन बेसिन की भी पेड़ पौधों की होगी, ठीक है। तो इतना आप लोग को आया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम आगे चलते हैं जानवर के बारे में। देखो, ये क्षेत्र जो है ना, अमेजन बेसिन जो क्षेत्र है ना, ये जानवर बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जानवर बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पक्षियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, सरीसृपों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। पक्षी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, स्तनधारियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है ना, ये क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जैव विविधता ना बहुत ही अधिक पाई जाती है, ठीक। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, यहाँ पर लाखों की संख्या में जानवर पाए जाते हैं, जिसमें जो है पेड़ों पर रहने वाले जानवर अधिक होते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, ठीक है, चिंपैंजी वगैरह। और जो है जमीन पर चलने वाले जैसे कोबरा, ठीक है, एनाकोंडा, ठीक है, कोबरा, एनाकोंडा जैसी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। सरीसृपों की जो प्रजातियां होती हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है पक्षियां पाई जाती हैं, जिसमें तोता, मैना आदि प्रकार की पक्षियां होती हैं, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होता है कि जमीन पर रेंगने वाले जैसे कीड़े मकोड़ों की काफ़ी ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ना बड़े बड़े शरीर वाले जीव नहीं पाए जाते, बड़े शरीर वाले जैसे कि हाथी, जेब्रा, ठीक है, बड़े शरीर वाले ना जो जानवर होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जंगल जो है काफ़ी सघन जंगल हैं। अगर इतने सघन जंगल हैं तो बड़े शरीर वाले पेड़ जीव जो हैं वहाँ से सरवाइव कर पाएंगे, वहाँ से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ना छोटे शरीर वाले जंतु या जीव ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मनुष्यों का रहन सहन, ठीक है। देखो मनुष्य ना यहाँ पर मनुष्य दुनिया का कोई पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता, चाहे वह ठंडा से ठंडा प्रदेश हो, चाहे वह गर्म से गर्म प्रदेश हो, ठीक है। तो मनुष्य यहाँ पर भी अमेजन बेसिन में भी रहते हैं, ठीक है। तो जो अमेजन बेसिन में जो मनुष्य रहते हैं, ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या है? कृषि, ठीक है, शिकार करना, ठीक, कृषि शिकार ही उनका मुख्य जो कार्य है। अब ये लोग कृषि कैसे करते हैं? ये लोग ना, हम पिछली क्लास में झूम कृषि के बारे में पढ़े थे, स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़े थे, ठीक है, झूम कृषि के बारे में पढ़े थे, स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़े थे। तो ये लोग ना, यहाँ के मनुष्य जो है ये झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि का मतलब ये जंगलों को साफ करते हैं, जंगलों को साफ करके वहाँ पर ज़मीन तैयार करते हैं, उस ज़मीन पर ये खेती किसानी करते हैं। और जब वो ज़मीन ना 2-3 साल बाद अनुपजाऊ हो जाती है, जब उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन से जंगल साफ करके अपनी ज़मीन बनाते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं। ऐसे ना इनका चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। तो ये ना कृषि जो है झूम कृषि करते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का मुख्य पेशा ही जो होता है वह फसलों की देखभाल करना होता है, ठीक है। महिलाओं का मुख्य पेशा ही फसलों की देखभाल करना होता है। और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार से जो है अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और देखो इनका जो मुख्य जो भोजन है ना उसको मेलियोक बोला जाता है, मेलियोक। इनका मुख्य भोजन क्या है? मेलियोक, ठीक है। इसे कसावा भी कहते हैं, कसावा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमेजन बेसिन में जो वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है उसको मेलियोक कहते हैं, ठीक है, जिसको कसावा भी कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। और ये देखो ये ना छत्ते नुमा घरों में रहते हैं, छत्ते नुमा घर में रहते हैं, ठीक है, छत्ते नुमा घर में रहते हैं। और देखो कुछ लोग छत्ते नुमा घर में रहते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे घरों में रहते हैं जिसको मलोका कहते हैं। मलोका क्या है? इसकी छत जो है ना काफ़ी तीव्र ढाल वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? कुछ लोग जो है छत्ते नुमा घर में रहते हैं, ठीक, और कुछ लोग जो है तीव्र छत वाली ढाल जो होती है वैसे घरों में रहते हैं जिसको मलोका कहते हैं। अब तीव्र छत वाली ढाल क्यों होती है? क्योंकि वर्षा अधिक होती है, ठीक है, वर्षा अधिक होने के कारण, ठीक। इतनी बात आई समझ में। यहाँ के मनुष्यों का रहन सहन क्या है? यहाँ के मनुष्य अधिकतर कृषि और शिकार पर जीवित होते हैं। कृषि या स्थानांतरित कृषि करते हैं, महिलाएं जो हैं फसलों की देखभाल करती हैं, पुरुष शिकार करते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो मोलियोक है जिसे कसावा कहते हैं। और ये जो घरों में छत्ते नुमा घर में रहते हैं और मलोका घर में रहते हैं, ये आप याद रखिएगा, मलोका, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है हाँ विकास, अंतिम बचा विकास। विकास देख लेते हैं। देखो
अमेजन बेसिन ना अभी हमने पढ़ा कि जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही अधिक जैव विविधता है, लेकिन मनुष्यों की यहाँ पर गतिविधियाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं ना कि यहाँ के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है बहुत तीव्रता से। ठीक है, यहाँ के पेड़ पौधों को बहुत तीव्रता से काटा जा रहा है और उसको जमीन में बदला जा रहा है, जमीन में स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक, तो शहरीकरण यहाँ का ना बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है। शहरीकरण जो है यहाँ पर बहुत ही अधिक तीव्रता के साथ हो रहा है और इतनी अधिक तीव्रता के होने के साथ ये जो अमेजन बेसिन है पूरी ना, ये पूरी खतरे में है इस समय। ठीक है, ये पूरी खतरे में है। ठीक, क्योंकि यहाँ के जो पक्षी हैं, सरीसृप हैं, जीव जंतु हैं, वो ना धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ का विकास हो रहा है, यहाँ के लोग क्या हैं, यहाँ के लोग शहरी होते जा रहे हैं, शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ना अमेजन बेसिन जो है, जो इतनी अधिक जैव विविधता लिए हुए है, वह खतरे में है पूरा। ठीक है, तो इस विविधता को हमको बचा के रखना है और अमेजन बेसिन को भी ध्यान में रखते हुए इसको बचाना है। ठीक है, आपको आई समझ में बात? तो अमेजन बेसिन के बारे में हमने एक एक चीज को अच्छे से करके अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, अमेजन बेसिन कहाँ है, यहाँ की जलवायु कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, मनुष्यों का रहन सहन कैसा है, उनका मुख्य भोजन क्या है, ठीक है, वो कैसे घरों में रहते हैं और वहाँ का विकास क्रम क्या है। ठीक, अब आओ हम देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ठीक, अब देखिए हम दूसरा देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जीवन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी क्या देखेंगे, ये कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक, यह कहाँ पर स्थित है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीवन कैसा है। ठीक है, जानवर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जानवर कैसा है, उसके बाद यहाँ पर रहन सहन कैसा है और अंतिम में देखेंगे विकास। ठीक है, ठीक, जैसे उसमें हम लोग देखे थे अमेजन बेसिन में, वैसे एक एक करके यहाँ पर भी देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कहाँ पर है, अपने भारत में है। ठीक है, और भारत में कहाँ पर है, देखो ठीक, ये मान लो हमारा भारत है। ठीक, तो और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो देखिए आप ठीक है, अब देखिए आप जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है ना, यह जो है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यह 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अवस्थित है। ठीक है, यह जो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अवस्थित है। अभी अमेजन बेसिन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अमेजन बेसिन वो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक जो है थी, लेकिन अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वह 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी,
यहाँ की जलवायु जो होगी वह उपोष्ण होगी। ठीक, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक बहुत बड़ा बेसिन बनाते हैं। बेसिन क्या होता है हमने समझा ही कि जब इसमें कई ढेर सारी नदियाँ आकर मिलती हैं तो उन सभी नदी तंत्र को हम बेसिन कहते हैं। देखो अब गंगा में क्या मिलती है, रामगंगा, गंडक, कोसी, ठीक है, यमुना, ऐसी कई सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र में भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इन सभी नदियों को मिलाकर एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर की ओर ये पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, अब आओ हम जलवायु के बारे में देखते हैं। देखो अपने भारत की जलवायु कैसी है, अपने भारत की जो जलवायु है ना वो मानसूनी प्रकार की है, वह मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्ष के कुछ ही महीने बारिश होती है। ठीक है, और कुछ महीने गर्मी पड़ती है तो कुछ महीने ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है ना वो मानसूनी प्रकार की है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की जो जलवायु होगी वो मानसूनी प्रकार की होगी। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं कुछ समय तो काफ़ी लबालब होती हैं, काफ़ी भरी होती हैं ये बेसिन, लेकिन वही ठंडियों के समय, गर्मियों के समय ये ना नदियाँ सूख जाती हैं या इसमें कम पानी बचता है, बहुत कम, लेकिन वर्षा के समय यहाँ पर पानी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जलवायु आपको यहाँ की समझ में आई कैसी है, यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है और स्थित कहाँ है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ दोनों हैं, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, तो हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, पर्णपाती प्रकार के। ठीक है, पर्णपाती प्रकार के या सदाबहार। ठीक है, या सदाबहार। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर ना पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते, वहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्षा कम होती है ना वहाँ पर पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनकी लकड़ियाँ काष्ठ जो होती हैं काफ़ी कठोर होती हैं, लेकिन सदाबहार जो वन होते हैं वो विषुवतीय वन की तरह होते हैं, ये बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, ये बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, घने होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, जबकि ये छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जानवर क्या पाए जाते हैं, तो अपने अगर भारत में आप जानवर देखो तो जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, गाय, भैंस, ठीक, जितने भी जानवर आप सोच सकते हो। ठीक है, बंदर, लोमड़ी, चीता, जितने भी जानवर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी जानवर हम लोग देख रहे हैं जो अपने लाइफ में देखते हैं वो सब इन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी को देखे हो ना आप लोग, हमारे तो बगल में ही है, जहाँ पर हम हैं हमारे यहाँ से ज़्यादा 300 मीटर की दूरी पे है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी इसके आसपास का क्षेत्र उसका बेसिन ही कहलाता है, हम लोग गंगा नदी बेसिन में ही हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है हमने ये देखा, यहाँ की जलवायु कैसी है हमने देखा, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं ये हमने देखा, यहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं ये हमने देखा। अब देखो यहाँ का रहन सहन हम थोड़ा देखते हैं। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के ना जो रहन सहन है उसको हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र, एक मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी पर्वत से निकल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर पर्वतों में भी तो इसका बेसिन है, तो इसके बेसिन को हम दो क्षेत्रों में बांट कर देखते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। ठीक, अब देखो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है, जनसंख्या विरल पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है, जनसंख्या सघन पाई जाती है।
देखो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, ये बहुत पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ की जनसंख्या विरल पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं जिससे यहाँ पर विकास संभव नहीं है। ठीक है, अधिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि पर्वतों पहाड़ों को काटकर सड़क बहुत सीमित मात्रा में बनाई जा सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो है विकास बहुत अधिक हुआ है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मैदानों पर सड़कें वगैरह विकासात्मक कार्य करना आसान होता है। ठीक है, इसी कारण देखो अब पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए अधिक क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, कंकड़ीली पथरीली पत्थर पाई जाती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि का अधिक विकास हुआ है। अब जब कृषि का विकास होगा तो इसके साथ साथ उद्योगों का विकास होगा। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियों का विकास होगा। तो मैदानी क्षेत्रों में ना गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में कई सारे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, जैसे कानपुर, ठीक है, इलाहाबाद, लखनऊ। ठीक, तो इसी प्रकार ना पटना। ठीक है, तो बहुत आगरा। तो गंगा और यमुना नदी बेसिन पे ना कई सारे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ और हम अब कल अपने अगले चैप्टर 9 और 10 पे मिलते हैं। ठीक है, और जाने से पहले आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा लाइट कट गई थी। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा आज प्रॉब्लम सह लो और हम कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।